देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, हम क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, ठीक है। ये जो है आपका सेक्शन नंबर 6 बताता है। आप अपने जो बेयर एक्ट अगर आपके पास है सीआरपीसी का तो वो निकाल लीजिए। उसके अंदर देखोगे तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में पता चलता है सेक्शन नंबर 6 के अंदर कि कितने टाइप्स की क्रिमिनल कोड्स होती हैं, जिसके बारे में सीआरपीसी जिक्र करती है। क्या बताती है? सीआरपीसी। चाहे वो आप नहीं देखोगे तो उसमें भी मिलेगा और सेक्शन नंबर, और पुरानी में भी देखोगे तो भी उसमें सेम ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6। लेकिन इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्या है? क्रिमिनल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफिसेज। उनके ऑफिसेज क्या होंगे? तो यहां पर क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में पढ़ते हैं तो हमें तीन चीजों के, चार कोर्ट्स के बारे में पता चलता है। लेकिन किन किन को छोड़ करके? एक तो हाई कोर्ट को छोड़ करके, दूसरा है कोई अदर कोर्ट्स जो किसी लॉ के अंदर, किसी अदर लॉ में बता रखे हो। बताओ कौन कौन से कोर्ट्स हैं जो अदर लॉ के अंदर बता रखे होंगे आपको? कोई एक का नाम बताइए। कोई ऐसा कोर्ट के बारे में जाना है जो अलग हो? सर स्पेशल कोर्ट मतलब? बिल्कुल, स्पेशल कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। स्पेशल कोर्ट जो है, जैसे कि अदर लॉ के अंदर कैसे मिलते हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो जो है आपका एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बात कर रखी है। सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, सेक्सुअल ऑफेंसेस। और ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो किससे डील करते हैं? बच्चों से। मतलब किसी बच्चे का अगर रेप कर दिया जाए, बच्चा कौन? जो चाइल्ड है जिसको बिलो द 18 ईयर्स ऑफ द एज कहा जाता है। तो ऐसा बच्चा जिसकी एज कितनी है, 18 साल से कम उम्र की है, तो वो जो बच्चा है उसका अगर किसी ने या तो उसकी कोई पोर्नोग्राफी वीडियो बनाई हो, उसके साथ कोई उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया हो, तो ऐसा कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस अगर उस बच्चे के साथ कमिट कर दिया जाता है, तो फिर वो उस केस में क्या कहलाता है? उस केस में उस बच्चे के साथ ऐसा ऑफेंस होना किस कैटेगरी में आ जाता है, किस लॉ में आता है? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाता है। तो अब जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है उसके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं वो पॉक्सो के तहत लगाई जाती हैं। अब पॉक्सो के अंदर जब वो व्यक्ति आएगा तो उससे डील करने वाला कोर्ट जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि वो कोर्ट कैसा कहलाएगा? स्पेशल कोर्ट कहलाएगा उस केस के लिए। आपके आरजेएस के सब्जेक्ट में है ये। अपन इसके बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है अदर कोर्ट कौन सी। तो अदर कोर्ट का मतलब क्या है? स्पेशल कोर्ट से है। क्लियर हो गई बात? दूसरा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहां बता रखा है? इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहां बता रखा है हाई कोर्ट के? किसी को पता है क्या? कहां पढ़ते हो हाई कोर्ट के बारे में? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। बताओ कहां पढ़ते हो? हाई कोर्ट के बारे में कहां बता रखा है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में? हाँ, शुभम जी बताइए। दिशा जी आप बताइए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहां पढ़ते हो आप? सिमरन जी, आवाज तो आ रही है ना आपको मेरी? अरे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ। अच्छा सर, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल आर्टिकल 214 से पढ़ते हैं। आर्टिकल टू। बताया था ना मैंने, आर्टिकल नंबर 2116 जो है वो तो है हाई कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जब मैंने संविधान बताया था तो मैंने उसके अंदर बताया था ना, तीन तरीके के पिलर होते हैं आपके डेमोक्रेसी के। कौन कौन से होते हैं? आपकी पार्लियामेंट हो गई, उसके अंदर आपका एग्जीक्यूटिव होगा, और दूसरा कौन सा हो गया? जुडिशरी। तीन हो गए ना पिलर। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रखा है कि संविधान के अंदर ही बता रखा है हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल नंबर 216, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बता रखा है? आर्टिकल 124। 124। और कहाँ मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए? लेकिन ये तो सारी बातें कहाँ लिख रखी हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी अदर लॉ के अंदर। तो कह रहा है कि इन कोर्ट्स को छोड़ करके जो बची हुई कोर्ट्स है वो किसके अंदर आएंगी?
सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 6 में आएंगी और उन्हीं के बारे में ये चर्चा कर रहा है। तो क्या बताया उसने, वहां पर आपको पता चलता है 4 कोर्ट्स के बारे में। पहला कौन सा है, कोर्ट ऑफ सेशन, क्या बोलते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा कौन सा है बताओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और तीसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और चौथा है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है। अब आपके, आप में से ये बताओ पहले तो, नई सीआरपीसी किस किस के पास है? दिशा जी आपके पास है क्या? दिशा जी? नो सर, पुरानी है। पुरानी है, खोल रखी है आपने वो? यस सर। और अनुष्का जी आपके पास कौन सी है, पुरानी है नहीं है? फिर नई वाली। नई वाली है। और ये जो अरुण जी है आपके पास? सर पुरानी वाली है। अच्छा। और सिमरन जी के पास नहीं है और शुभम जी के पास भी नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पता चल रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब देखो, पहले पुरानी वाली जो सीआरपीसी है उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। अब जो नई वाली सीआरपीसी है उसमें कहां पढ़ोगे, तो सेक्शन नंबर 8 में बताया हुआ है उसके बारे में। ठीक है। और नई वाली सीआरपीसी में ये सेक्शन नंबर 10 हटा दिया गया है। ठीक है। और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में कहां बता रखा है, तो सेक्शन नंबर 11 पुरानी वाली सीआरपीसी में। और इसके बारे में भी सेक्शन नंबर 11 में बता रखा है पुरानी वाली सीआरपीसी में। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उसके बारे में सेक्शन नंबर 20 जो है आपका पुरानी वाली सीआरपीसी में, और नई वाली सीआरपीसी जो है उसमें सेक्शन नंबर 14 है। तो जिनके पास पुरानी वाली सीआरपीसी है उनके अंदर तो नए सेक्शन उनके बगल में लिख लो, जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में 14 से सेक्शन चालू होता है। और ये जो है आपके अब लेटेस्ट जो है वो सेक्शन नंबर 9 में बता रखा है इनके बारे में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बारे में। तो सेक्शन नंबर 11 के बगल में लिख लो वहां पे सेक्शन नंबर 9। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, अब देखो इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का क्या काम होता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या होते हैं। अब हमारी जो बात चल रही है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। अब इसको जब पढ़ोगे तो जिनके पास नई सीआरपीसी है वो तो सेक्शन नंबर 14 खोल लेना, और जिनके पास पुरानी है वो सेक्शन नंबर 20 खोल के रख लेना अपने पास। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ते हैं इसे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो काम है उसको उसके बगल में लिख लो, इसका जो काम है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। मतलब इसका जो काम होता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करने का होता है। जैसे आपने सुना ना, कलेक्टर आईएएस अधिकारी जो होते हैं, आरएएस अधिकारी जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, समाज में लोग में शांति बनाए रखने का, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हो, शांति व्यवस्था बनी रहे अच्छी तरीके से, है ना, दंगे फसाद नहीं हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन नेचर का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में तो बहुत सारे मजिस्ट्रेट आते हैं, तो उसी के बारे में बताता है सेक्शन नंबर 20। सबसे पहले होता है इसमें डीएम। कौन होता है सबसे बड़ा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये किस लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। फिर इसके बाद आता है एसडीएम, ऐसे बना लो इसे। ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिवीजन लेवल पर, और ये होता है सब डिवीजन लेवल पर। एसडीएम के बारे में सुना ना, कोर्ट, एसडीएम की कोर्ट में जाते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो छोटे मोटे मजिस्ट्रेट बच जाते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो डीएम, एसडीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जब ये बात कर रहा है आपके सामने, तो उसके बारे में ये कह रहा है कि ये डीएम जो है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो कह रहा है कि जो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना, सपोज करो आपने आरएएस का एग्जाम दिया, आईएएस का एग्जाम दिया, तो आप बनोगे तो क्या ही पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से ही, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है नंबर ऑफ, उनमें से ही एक व्यक्ति को आईएएस डीएम चुन लिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चुन लिया जाता है।
इसके बारे में कौन बताता है? सेक्शन नंबर 20 का क्लॉज 1 बताता है। फिर उसके बाद अच्छा, चुनने का काम कौन करेगी, अपॉइंट कौन करेगी इसे? तो कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव है। स्टेट गवर्नमेंट के का काम क्या होता है? लोग में शांति बनाए रखना, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन देना। तो खुद तो सब काम नहीं कर सकती ना, किसको दे देती है वो सौंपने को? डीएम को दे देती है। ये तो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर ऐसे ही एक होता है एसडीएम। एसडीएम क्या होता है? सब डिवीजन, मतलब डिस्ट्रिक्ट के ही जब बहुत सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो तहसील, उप तहसील में और डिविजन्स में बढ़ जाता है, जिसे अपन कहते हैं ये। तो फिर वो सब डिवीजन जो है आपकी, तो ये सब डिवीजन में कौन बैठाया जाता है? एसडीएम। लेकिन क्या होता है, सपोज करो किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसडीएम कितने हैं? 50। तो अब डीएम पे बहुत सारा काम है, तो वो सारे काम एसडीएम से थोड़ा करवा सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं ये, इसके लिए क्लॉज 2 में एक और व्यवस्था की गई है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक एडिशनल डीएम भी बना सकती है। क्या बना सकती है? एडिशनल डीएम बना सकती है। मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि इसके पास बहुत सारा काम है, तो अकेला ही व्यक्ति का क्या क्या काम कर सकता है। तो इसको लग रहा है कि भैया दूसरा व्यक्ति भी मेरे को चाहिए एक सहायक के तौर पे, तो एक एडिशनल डीएम भी बना दिया उसके लिए। लेकिन ये नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अनुसार, ठीक है, कि उस स्टेट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, एरिया कितना बड़ा है उस डिस्ट्रिक्ट का। आप छोटा सपोज करो कोई छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें तो एक डीएमसी काम चल रहा है, ठीक है ना। उस हिसाब से ये बनाया जाता है, क्योंकि इनका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखना, लड़ाई झगड़े, मैंने कहा ना, शांति बनाए रखना। कहीं बिल्डिंग अगर गिरने वाली हो, कहीं पर कोई और दिक्कत आ रही है, कोई किसी के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खेतों में बंटवारे हो रहे हैं, तो किसकी जरूरत पड़ती है? वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही शांति बनाए रखने का काम करवाता है। तो यहाँ पर ऐसे करके डीएम, एडिशनल डीएम, फिर से कौन आ गया? एसडीएम, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर एसडीएम के लिए भी लिखा हुआ है कि एसडीएम को भी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। एडिशनल डीएम को भी कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जबकि एसडीएम को अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है। क्या कर सकती है? डेलीगेट कर सकती है। आपके, आप अभी सब 5 ईयर लॉ के अंदर ही हैं, तो आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में सुना है क्या? एडमिन यस सबने Yes, सुन sir. रखा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है आपका, उस एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के अंदर ही डेलीगेटेड पावर के बारे में बताया हुआ है। दो तीन तरह की पावर होती है, एक तो लेजिस्लेशन पावर होती है, एक डेलीगेटेड पावर होती है ना। तो वही डेलीगेटेड पावर का मतलब होता है कि अपनी पावर को किसी और व्यक्ति को सौंप देना। तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रखी थी किसको? डीएम को, एसडीएम को, एडिशनल डीएम को, है ना, या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि अब डीएम जो है उसी को स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर दे रही है और कह रही है कि भाई हम किन किन लोगों को अपॉइंट करते रहेंगे एसडीएम को, क्योंकि 50 लोग होते हैं। तो क्या करता है उस केस में, अगर इन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी डेलीगेट कर दी है पावर किसको? डीएम को, तो फिर ऐसे केस में अब एसडीएम की नियुक्ति कौन कर सकता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है। अब बताओ यहां तक कुछ दिक्कत आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। हाँ, अरुण जी बताइए, समझ में आया ही नहीं आया? आया सर, बिल्कुल आया। है ना। अनुष्का जी, यस सर। ये आपके प्री के हिसाब के क्वेश्चंस हैं, इसमें से मेंस का भी क्वेश्चन बन जाता है, सीधे सीधे सेक्शन नंबर 20 के रिगार्डिंग पूछ लेता है। बताओ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में आप क्या जानते हो? अच्छा, ये सब डीएम, एसडीएम, एडिशनल डीएम, ये बनते किस में से निकल के हैं? तो ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही होता है सबसे पहला। वो हर एक व्यक्ति कौन होगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उन्हीं में से एक व्यक्ति कौन चुना जाता है? डीएम। उन्हीं में से एक एसडीएम चुना जाता है, उन्हीं में से एडिशनल डीएम चुना जाता है। ठीक है। तो जिसने जितनी अच्छी प्रतिभा, जितना अच्छा एक्सपीरियंस, उस अकॉर्डिंग ये लोग उनको चुन लेते हैं। काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से, ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, अगर मैं कहूं जुडिशरी इन नेचर, तो वो 3 कोट आ गई आपकी जुडिशियरी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जुडिशरी, अब मुझे ये बताओ
कि जुडिशरी के जो लोग होते हैं, जो जजेस को अपॉइंट करने का काम होता है, वो क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है क्या? नो सर, कौन करेगा? हाई कोर्ट। बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे वो छोटा कोर्ट हो चाहे वो सबसे बड़ा कोर्ट हो। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन तो बहुत बड़ा हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और सबसे छोटा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और उसके बीच का होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मैंने इसकी हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स भी बनवाई थी आपको, जैसे कि सबसे पहला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे आता है कोर्ट ऑफ सेशन, फिर उसके बाद इसके अंदर 2 जजेस बैठते हैं, जैसे कि एक तो बैठता है आपका सेशन जज और दूसरा बैठता है एडिशनल सेशन जज। पहले एक और था जो पुरानी वाली सीआरपीसी थी, उसमें एक असिस्टेंट सेशन जज और होता था आपका। अब ये जो है ये आपकी नई सीआरपीसी में से हटा दिया, तो आपके कोई काम का नहीं है अब, क्योंकि आपको अभी एग्जाम तो अपेयर हो गए ना, तो आपके टाइम पर ये जो है ना बीएनएसएस जो है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है, नागरिक सुरक्षा संहिता, वो लागू हो जाएगा। तो आपको तो नई सीआरपीसी पढ़नी है ना, पुरानी सीआरपीसी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। अब हुआ क्या इसके अंदर, इसको समझ लो। इसी के नीचे एक और कोर्ट होती है, इस कोर्ट के नीचे जो इसके अंडर में होती है, वो होती है सीजेएम की कोर्ट। किसकी? सीजेएम की। और इसके नीचे मैंने बताया था आपको कि सीजेएम से नीचे होता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा, एक और कोर्ट होती है, उसको भी लिख लो, एसडीजेएम। एसडीजेएम से भी नीचे होती है, वो है आपकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट, और उससे नीचे होती है, वो होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट। तो ऐसे करके ये हायरार्की चलती है आपकी। अब जैसे जितना छोटा कोर्ट, ये सबसे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ठीक है, तो ऐसे करके ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं। अब सबसे ज्यादा पावर किस पे होगी? सबसे बड़े कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट पे, फिर कोर्ट ऑफ सेशन पे, फिर सीजीएम पे, फिर एसडीजीएम पे, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अब यहां से, अब ये जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन से लेकर के और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये सारे के सारे कोर्ट कैसे कहलाते हैं? लोअर कोर्ट कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? लोअर कोर्ट्स कहा जाता है इनको। और ये ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कैसे है? हायर कोर्ट। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए वापस से। इसके पास जो पावर होती है, सीजीएम के पास पावर होती है, इसके पास तो फांसी देने तक की पावर है, डेथ पेनल्टी भी दे सकता है ये। इसके पास केवल 7 साल तक की पावर होती है, 7 साल की सजा दे सकता है किसी को। इसके पास, ये इसके बारे में बता नहीं रखा कुछ भी, लेकिन इसके पास जो अगर पावर होगी तो वो 3 साल तक की पावर होती है। इसके पास भी 3 साल की पावर होती है। इसके पास केवल 1 साल तक की सजा देने की पावर होती है। अब आपकी जो नई सीआरपीसी है जो आपके पास है, उसमें ये वाला जो पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट और पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। उसके बारे में अब जो नई सीआरपीसी है उसमें है ये सेक्शन नंबर 22 और सेक्शन नंबर 23 वहां पर मिलेगा। और जिनके पास पुरानी सीआरपीसी है उसमें सेक्शन नंबर 28 और सेक्शन नंबर 29 मिलेगा। ये पावर्स के बारे में बता रखा है। समझ में आ गया क्या कुछ? जुडिशरी के बारे में समझ में आया? एग्जीक्यूटिव के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, बोलो हाँ या ना। यस सर। आ गया यस ना? सर। अब निकाल लो अपने पास, जिसके पास भी पुरानी सीआरपीसी है वो तो सेक्शन 20 निकालो, और जिन पे नहीं है वो सेक्शन नंबर 14 निकालो फटाफट से। देखो क्या लिखा है, जैसे जैसे मैंने बताया है सेम वही चीज लिखी हुई है। देखो देखो क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में लिखा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके राजस्थान में, कितनी डिस्ट्रिक्ट है ये बताओ पहले तो। राजस्थान में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? क्योंकि ये कह रहा है ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में कौन बैठेगा? डीएम बैठेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो पहले तो ये बताओ कितनी डिस्ट्रिक्ट हमारे राजस्थान में? 50।
आज के टाइम पर टोटल आपके पास कितनी है डिस्ट्रिक्ट? 50 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहले कितनी थी? पहले कितनी थी बताओ? पहले थी आपके पास 33। तो अभी 33 तो मजिस्ट्रेट है आपके पास, लेकिन अब यहां से 50 और बन गए ना, तो 17 और चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो धीरे धीरे टाइम लगेगा ना उन्हें चेंज होने में। अभी डॉक्यूमेंट में भी चेंज होगा, उनके नाम वाम सब चीजें चेंज हो जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट तो बन चुकी है वो, तो फिर उनके हिसाब से चलेगा। तो इसमें लिखा है, देखो क्या लिखा है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर चाहे तो अपॉइंट करेगा, चाहे तो अपॉइंट करेगा। और साथ ही साथ उन्हीं, वन ऑफ देम लिखा है, देखो लिखा है शेल अपॉइंट वन ऑफ देम, उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक व्यक्ति को क्या अपॉइंट किया जाएगा? डीएम के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। यही बात लिखी थी क्या मैंने? बोलो, समझ में आया नहीं आया? बोलिए। यस सर। ठीक है, आगे देखिए फिर से क्लॉज 2 देखो इसका। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उन्हीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक व्यक्ति को एडिशनल डीएम भी बना सकती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना सकती है। क्लॉज 2 पढ़िए उसका। फिर उसके बाद लिखा है मजिस्ट्रेट, ऐसा ही जो मजिस्ट्रेट है इसको लिखा है कि सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑफ सच पावर ऑफ डीएम। मतलब एडिशनल डीएम जो अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके पास कौन सी पावर होंगी? तो कह रहा है सेम वही पावर होंगी जो किसी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। तो इनकी दोनों की पावर सेम होती है। ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास सीजीएम और सॉरी, ये देखो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज जो होते हैं, इनके पास भी, दोनों के पास सेम पावर होती है। ऐसे ही सीजीएम और एडिशनल सीजीएम जो होता है, उन दोनों के पास भी कैसी होती है? पावर सेम होती है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से देखा जाए तो इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा? डीएम, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा? दोनों में से सबसे बड़ा कौन होगा? डीएम। डीएम होगा, क्योंकि डीएम ही एडिशनल डीएम को बताता है कि तुम्हें क्या काम करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए। सर तो डीएम अपॉइंट करेगा क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को? नहीं या नहीं, स्टेट करेगी? स्टेट करेगी, लिखा है ना वहां पे क्लॉज 2 में, कौन करेगा? स्टेट करेगी। और स्टेट ही इनको काम भी बताती है, लेकिन डीएम के सारे काम डीएम को दे दिए जाते हैं। डीएम क्या करता है, अपने जो नीचे वाले हैं उनको वो सारे पावर तो सेम है दोनों पे, लेकिन क्या करता है, डीएम मुखिया बन जाता है और वो कहता है कि जो मेरा एडिशनल काम है ना वो मैं तुमको सौंप देता हूं। इसलिए तो एडिशनल डीएम अपॉइंट किया गया है। समझ में आ रही मेरी बात? जी सर। ये चीज यहां पर बताई हुई है। तो क्लॉज 3 देखिए अब, उसी के अंदर बता रखा है कि डीएम की अगर सीट खाली हो जाए किसी दिन, सपोज करो वो मर गया, वो बीमार पड़ गया, रिटायर हो गया, होती है कि नहीं होती है समस्या सबके साथ? भाई आदमी आया है तो वो जाएगा भी। तो वही यहाँ पर लिखा है क्लॉज 3 देखिए इसका, कह रहा है कि अगर डीएम का जो ऑफिस है किसी वजह से क्या हो जाए, बिकमिंग अ वेकेंट, वो खाली हो जाए पद, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? तो उस केस में टेम्परेरी टाइम के लिए किसी व्यक्ति को बैठाया जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? बैठाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कोई इमरजेंसी का केस आ गया, कोई और दिक्कत आ गई, तो पता है ना आपको, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं इनके, तो फिर दूसरे व्यक्ति को वहां पर बैठाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है ना, किसी पर्टिकुलर काम के लिए। तो वो जब काम करेगा तो वो सारे काम वही करेगा जो डीएम के पास पावर के अनुसार वो कर रहा था। ठीक है, ये क्लॉज 3 में बता रखा है। फिर आगे देखिए क्लॉज 4। क्लॉज 4 में सेम वही बात जो एसडीएम के बारे में बताई थी उसके बारे में लिखी हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी प्लेस पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंचार्ज दे सकती है सब डिवीजन का। सब डिवीजन का इंचार्ज किसको दे रही है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे रही है। तो अब ये व्यक्ति जो है वो सब डिवीजन में बैठ रहा है, तो इसलिए इसे क्या कह दिया हमने? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम कह दिया। क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस सर। तो उसी के रिगार्डिंग हाँ क्लॉज 4 में बताया हुआ था। लेकिन फिफ्थ में क्या बता रखा है
कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू अपनी जो सारी पावर्स हैं वो किसको दे सकता है, डीएम को दे सकता है। और किस तरीके की पावर देने की बात कर रहा है, तो देखो वहां पे लिखा हुआ है डेलीगेट इट्स पावर अंडर सेक्शन सब सेक्शन नंबर 4। जो सब सेक्शन नंबर 4 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी एसडीएम नियुक्त करने की, वो सारी पावर अब स्टेट गवर्नमेंट किसको दे रही है, डीएम को दे रही है कि अब से तुम भी एसडीएम नियुक्त कर सकते हो, मतलब अपॉइंट कर सकते हो चाहे। अब ये किसके ऊपर है, किसके हाथ में है ये चीज, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। वो दे तो दे और नहीं तो नहीं दे पावर, लेकिन प्रोविजन लिखा हुआ है। बताओ समझ में आया नहीं आया, बोलिए हाँ या ना, क्लियर हुई या नहीं हुई बात। यस सर। आगे देखिए, इसके अलावा देखो क्लॉज 6, इसका क्लॉज 6 इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ और भी बात बता रखी है। वो कह रहा है कि नथिंग दिस इन दिस सेक्शन शैल preclude स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम conferring अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑन अ कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये कह रहा है कि अगर सपोज करो हमने सारी पावर किसको दे रखी है, डीएम को, एसडीएम को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे रखी है, लेकिन वहीं पर अगर वो पावर क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को नहीं दी जाएंगी, फिर क्या वो उन पावर का इस्तेमाल कर सकता है, नहीं कर सकता? क्योंकि कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी काम क्या होता है, लोक शांति बनाए रखने का, कहीं पर कोई दंगे फसाद होंगे तो उनको रोकने का। बताओ तो होता है कि नहीं होता? कमिश्नर ऑफ पुलिस क्या करता है, बोलो, सुना है कि नहीं सुना कमिश्नर ऑफ पुलिस के बारे में? हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट होता है ये भी। तो ये क्या करता है, इसको ये सारी चीजें दे दी जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा एसपी डीएसपी होते हैं, उनके ऊपर भी एक कमिश्नर होता है, ठीक है। इसको कार्य सौंपा जाता है कि कंट्रोल करे सारी चीजों को। तो ऐसे ही अब कह रहा है कि अगर डीएम और जब डीएम को सारी पावर दे दी क्या, तो फिर जो आपका ये कमिश्नर ऑफ पुलिस है इसको पावर नहीं मिलेंगी क्या? तो कह रहा है ऐसा कहीं भी उस कमिश्नर ऑफ पुलिस को इस तरीके की पावर को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता। वो अपने दायरे में कर सकता है और डीएम अपने दायरे में कर सकता है। क्लियर हुई बात, नहीं हुई बताओ? जी सर। बस यही चीज जो है आपके सेक्शन नंबर 20 में बताई हुई है, और ये आपका सेक्शन नंबर 20 और जो नई सीआरपीसी है उसका सेक्शन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब देखो ऐसे ही है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो आगे सेक्शन नंबर 15 जो है वो निकाल लीजिए, जिन पे नई है, और पुरानी वाले 21 निकाल लीजिए। देखो क्या बता रहा है ये, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से क्या समझते हो, क्या क्या होगा इसका काम? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो समझ में आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है, लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से क्या समझ में आता है बताओ, दिशा जी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई विशेष काम आ गया है जो केवल एक ही व्यक्ति को संभाला जा रहा है। जैसे कि सपोज करो कोई एसटी एससी का मैटर जो है ना, अपने एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा घटनाएं घटित होती हैं उसकी। तो अब क्या करते हैं हम कि जैसे आपने वो मूवी देखी है, कौन सी थी वो, जहां पर चंदन की लकड़ियों को बेचते हैं ना वो ले जाके, अरे वो पुष्पा, पुष्पा मूवी देखी किसी ने, बोलो, पुष्पा मूवी देखी है क्या? हाँ सर। देखिए, तो उसके अंदर क्या होता है, पुष्पा मूवी के अंदर वो चंदन की लकड़ियों की वहां पर चोरी करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो एक ट्रक, दो ट्रक, तीन ट्रक, वो हर रोज ट्रकों को लेके जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्पेशल क्लास का मैटर हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को लेकर के है कि चंदन की अब इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि वो इलीगल काम है।
जंगलों को काट करके चंदन की लकड़ियों को बेचना क्या है, एक इलीगल काम है। तो इससे क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट हमारे तबाह हो रहे हैं और इतनी महंगी चीज जो है इतने सस्ते में जा रही है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वहां का अगर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहे कि भाई हम एक स्पेशल व्यक्ति को नियुक्त करें इस चीज को रोकने के लिए, तो उन्होंने तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति नियुक्त किया था वहां पर। लेकिन वहां पर अगर चाहें तो कोई स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बैठाया जा सकता है। जैसे कि कोरोना की अगर वारदात हो जाए, कोरोना के केस हो जाए, तो कोरोना के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति ऐसे है कि 2 केस निकल गए, 5 केस निकल गए, तो हाथ की आती कि स्पेशल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बैठाया जाता है कि ये समस्याएं दोबारा और जगह ना फैलें, इसका ध्यान रखो। तो उन पेशेंट को बाहर ना निकाला जाए और भी सावधानियों को बरतने के लिए नए नए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से डील करता है। क्लियर हुई बात, नहीं हुई बताओ? बोलिए दिशा जी, सिमरन जी, क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, क्लियर हो गई। तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर कोई भी हो सकता है, क्लासेस ऑफ द केसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो उसी से डील कर रहा है ये। इसी के बारे में सेक्शन नंबर 15 कहता है कि यहां पर अब आपको देखो, डीएम समझ में आ गया, एडिशनल डीएम भी समझ में आ गया, फिर उसके बाद आपका एसडीएम समझ में आ गया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसी के बगल में क्या हो गया, एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भी बात कर दी है। इसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 15 में, सेक्शन 15 और पुरानी वाली जो है उसमें 21 में बता रखा है। देखिए क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस और इक्विवेलेंट टू बी नोन एज अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, किसको दिया है सौंपा है, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पुरानी वाली सीआरपीसी में ये बात नहीं लिखी होगी, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस, लिखा है क्या किसी के में? नो सर। नहीं लिखा ना। तो इसका ध्यान रखना कि जो ये पुरानी वाली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसको बगल में लिख लेना, इसके एसपी, एसपी की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि एसपी के पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है बहुत ज्यादा। तो इसलिए कह रहा है या तो कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो और एसपी हो, ये भी तो कंट्रोल करने का काम करते हैं ना, या इनके इक्विवेलेंट वाला कोई व्यक्ति हो, इक्विवेलेंट पावर रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर कोई व्यक्ति हैं तो उन लोगों को क्या दिया जा सकता है, ऐसा काम दिया जा सकता है और स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या बना सकती है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकती है। क्लियर हुई या नहीं हुई बात बताओ? अब जिनके पास पुरानी सीआरपीसी है वहां पर लिख लेना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसपी, और इनके इक्विवेलेंट अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनको भी क्या बनाया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। क्लियर हुई या नहीं हुई बात बताओ? अनुष्का जी, यस सर। जी सर। हो गई ना? तो ये बात ध्यान रखना, आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एसपी को भी ये काम दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। आगे देखिए सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 और पुरानी वाली जो सीआरपीसी है उसका सेक्शन नंबर 20, यहां पर लिख देता हूं न्यू और यहां पर लिख देता हूं ओल्ड। देखिए क्या लिख रहा है इसमें, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लिखा है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहां पर ये समझा रहे हैं आपको लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में कि ये जो मजिस्ट्रेट हैं इनके लोकल जुरिस्डिक्शन होंगे क्या। ठीक है, अब लोकल जुरिस्डिक्शन को अगर मैं समझाऊं तो सपोज करो अगर हाई कोर्ट हो कोई, ये हमारा राजस्थान हाई कोर्ट है, ठीक है। अब राजस्थान हाई कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल कहां कर सकता है, बताइए? अपनी पावर का इस्तेमाल क्या अमेरिका में कर सकता है क्या ये? नो सर, राजस्थान में कर सकता सर। केवल राजस्थान में कर सकता है। राजस्थान के किसी भी भाग में कोई भी जगह पर ये क्या कर सकता है, अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसे क्या कहेंगे, इसका लोकल जुरिस्डिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे,
कि ये हाई कोर्ट का लोकल जुरिस्डिक्शन है, पूरे राजस्थान पर इसकी पावर अपने ऑर्डर्स को लागू कर सकती है। क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात, बताओ। ऐसे ही अब कोई डीएम हमने सपोज करो जयपुर के लिए नियुक्त कर दिया, तो अपनी ये पावर का इस्तेमाल कहां करेगा? डीएम जयपुर में तो करेगा। अगर एडिशनल डीएम को जयपुर का कोई भाग दे दिया जाए, ये तो पूरे जयपुर पे लगा दिया हमने, लेकिन एडिशनल डीएम जो है उसको हमने क्या कह दिया, ऐसा करो तुम पूरा मानसरोवर, बहुत बड़ा इलाका है, मानसरोवर के अंदर मानसरोवर एक्सटेंशन आ गया है, मुहाना मंडी और दुनिया भर की चीजें और आ गई हैं, तो ऐसे करके ये बहुत बड़ा एरिया हो गया है। तो एडिशनल डीएम केवल मानसरोवर के लिए बैठा दिया। अब जयपुर तो इतना बड़ा है, तो उसके अलावा एक एडिशनल डीएम इन्होंने सांगानेर में बैठा दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे ही उसके अंदर भी छोटी छोटी ब्लॉक बने हुए हैं, तो उन्होंने वहां पे एसडीएम बैठा दिया, और वहां से भी छोटे हो गए तो फिर वहां तो इनका अपने आप लोकल जुरिस्डिक्शन बनता जा रहा है। तो उसी को यहां पर समझाया गया है कि लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, क्या मतलब है इसका। देखो इसे पढ़ के देखो, लिखा है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके कंट्रोल में रहेंगे सारे के सारे, क्योंकि इनको नियुक्त करने वाला कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए काम करेंगे सबके सब, चाहे वो डीएम हो, एडिशनल डीएम हो, एसडीएम हो, सब ऑर्डर किसके ऑर्डर देंगे? स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट सपोज करो राजस्थान की है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट देगी। क्या लिखा है उसके लिए कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया विद इन विच द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी पावर विद द इन्वेस्टेड अंडर दिस संहिता। मतलब ये कह रहा है डीएम अगर चाहे तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनका एरिया जो है डिफाइन कर सकता है कि तुम किस एरिया में काम करोगे, तुम किस एरिया में काम करोगे, और तुम किस एरिया में काम करोगे, और खुद कौन से एरिया में काम करेगा। अब ये जो है सारी चीजें किसने डिफाइन की? डीएम ने। लेकिन इसका एरिया किसने डिफाइन किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसलिए लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का तो जनरल कंट्रोल होगा सबके ऊपर, लेकिन उनके लिए जनरल कंट्रोल में नियम किसके लिए बनाए थे? डीएम के लिए, कि तुम कहां कहां तक काम कर सकते हो और अपनी पावर को किन के ऊपर थोप सकते हो। तो इसने क्या करा? इन सब के ऊपर अपनी पावर थोप दी। क्लियर हुई या ना हुई बात, बताओ। बोलो हाँ या ना। समझ में आया नहीं आया? दिशा जी, सिमरन जी। यस सर। जी सर। आ गया ना? आगे देखिए इसी तरीके से बता रखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज बाय द प्रोवाइडेड सच डेफिनेशन। मतलब जब तक कि कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं दी हो, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर जब दिया गया उस व्यक्ति को, तो उसके अंदर अगर मेंशन कर दिया गया है तब तो बात अलग है, नहीं तो क्या होगा? जुरिस्डिक्शन और पावर एवरी सच मजिस्ट्रेट में एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। अपनी पावर का इस्तेमाल वहां तक कर सकता है जहां तक का एरिया डीएम का है। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर अगर इसकी डिफाइन कर दी कि भाई तुम यहां तक के लिए अपॉइंट किए गए हो इस पर्टिकुलर जगह के लिए, जैसे महारानी फॉर्म पे अपनी संस्था है, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है पर्टिकुलर महारानी फॉर्म के लिए ही उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है, लेकिन कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है? वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर हो गई बात? जबकि ऐसा नहीं होता, लिखा हुआ होता है कि किस जगह पे कौन से विभाग में अपॉइंट किया गया है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी तरीके से है सेक्शन नंबर 17 और सेक्शन नंबर 23। निकाल के देखो एक बार क्या बता रखा है। सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, की जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे? तो अब आपको मैंने इतनी सारी बातें बताई ना, कौन किसके सबऑर्डिनेट है? डीएम के सबऑर्डिनेट कौन? एडिशनल डीएम। एडिशनल डीएम के सबऑर्डिनेट कौन? एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। तो ये इस तरीके से देखो क्या लिखा है इसमें, ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डीएम। कितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट? एडिशनल डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सारे किसके अंडर में है? डीएम के अंडर में। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर लिखा है लेकिन इसके अंडर में कौन नहीं होगा?
तो लिखा है एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अदर देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज पावर इन सब डिवीजन शेल ऑल्सो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इसका मतलब ये है कि अब सपोज करो किसी डिवीजन में 2 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो वहां पर कह रहा है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को छोड़ करके जितने भी उसके अंडर में आते होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंडर में सपोज करो 50 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, तो जितने भी हैं वो सब किसके सबऑर्डिनेट होंगे, इस एसडीएम के अंडर में होंगे। लेकिन इसी के बगल में कोई एडिशनल एसडीएम भी बना रखा है, तो क्या वो भी इसके सबऑर्डिनेट होगा क्या? नहीं, वो किसके सबऑर्डिनेट कहलाएगा, डीएम के। ठीक, इसलिए लिखा है अदर देन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। लेकिन जब भी अपनी पावर का इनके ऊपर इस्तेमाल करेगा, मतलब ये सब इसके अंडर में है ना, तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल, जनरल कंट्रोल किसका होगा इसके ऊपर, एसडीएम के ऊपर, वो है डीएम के। डीएम के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो ही फॉलो करेगा एसडीएम। इसके अलावा क्या बता रखा है कि यहाँ पर क्लॉज 2 में ये कह रखा है कि डीएम जो है वो क्या करेगा, इनकी क्या क्या पावर होंगी, कहां कहां पर ये काम करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, या अपन कह सकते हैं अलोकेशन ऑफ बिजनेस को डाइवर्ट करेगा कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या क्या काम करेगा। तो उसके बारे में भी आपको 17 के क्लॉज 2 में पढ़ने को मिल रहा है, या सेक्शन नंबर 23 में पढ़ने। क्लियर हुई या नहीं हुई बात बताओ। अब पहले सेक्शन नंबर 17 तक कुछ पूछना है तो पूछिए फटाफट से, या समझ में आ गया? अरुण जी, शुभम जी बताओ, सिमरन जी। बोलिए, अनुष्का जी, आवाज नहीं जी आ रही सर। क्या मेरी आपको? जी सर, आ गया। आ रही है सर। तो रिप्लाई तो कीजिए एटलीस्ट। तो सेक्शन नंबर 17 में क्लियर हो गया अपना। अब देखो सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और सेक्शन नंबर 18 यहां पर, और सेक्शन नंबर 24 यहां पर लिख लेना। अब देखो, आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि जितने भी मजिस्ट्रेट के बारे में, जैसे कि आपने सुना कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, इनमें सुना ना, ठीक है, इसके अलावा सीजेएम, इसके अलावा आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में सुना था अभी, मतलब जिनमें क्रिमिनल केसेस जाते हैं, ठीक है, जिनमें क्रिमिनल केसेस जाते हैं, तो क्रिमिनल केसेस अगर चले गए किसी केस किसी कोर्ट के अंदर, सपोज करो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर कर दिया तो उसका केस जो है वो हीनियस अपराध हो गया ना, तो हीनियस अपराध जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में गया उसका ट्रायल होने के लिए, तो वहां पर जाकर के केस कौन लड़ेगा बताओ, विक्टिम की साइड से केस कौन लड़ता है, स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कौन लड़ता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ता है। और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर स्टेट। ये सरकारी हिंदी, वकील। हाँ ध्यान रखना, इसे बोलते हैं सरकारी वकील। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्यों अपॉइंट करती है ना हमारे लिए, क्या जरूरत है उनको, हम अगर चाहें तो अपना खुद का प्राइवेट वकील अपॉइंट नहीं कर सकते अपने लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही अपना पीपी क्यों अपॉइंट करती है, सर जब क्रिमिनल के पास में खुद का वकील नहीं होता तो स्टेट करके देती, क्योंकि उसके पास भी खुद का राइट है ना। दोबारा बताइए क्या बता रहे हो। सर जब जो जो कहता अक्यूज होता है उसके पास खुद का एडवोकेट नहीं होता, नहीं कर पाता, इतनी क्षमता नहीं होती, तो सर स्टेट करके देती ना सरकारी वकील अरे केस के लिए। ऐसा जरूरी है क्या, आप जब सेक्शन नंबर 225 पढ़ोगे तो वहां पर तो कुछ और ही लिखा है, कह रहा है कि जो भी कोर्ट ऑफ, कोई भी वकील जो है, मतलब कोई भी केस, क्रिमिनल केस अगर कोर्ट ऑफ सेशन में आएगा, तो सीआरपीसी ये कहती है कि वो जो केस है, उस केस को केवल कंडक्ट करवाने का काम किसका होगा, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो बताओ कैसे अपॉइंट करोगे। यहां पर ये समझिए कि यहां पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है
हर एक नागरिक की सुरक्षा करना, वो उसका गारंटी होती है ये। तो अब कह रहा है कि सोसाइटी के अंदर कोई भी सिविल केस होता तो अपना वकील लेके जाते कि नहीं लेके जाते, लेकिन अगर क्रिमिनल केस होता है तो वो क्या माना जाता है कि कोई भी क्राइम जो है वो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है। कैसे होता है, बोलो, अगेंस्ट द सोसाइटी। सोसाइटी। तो जब सोसाइटी के अगेंस्ट है तो क्या माना जाता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट माना जा रहा है। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से पीपी नियुक्त करती है, इनको बोलते हैं पीपी या एपीपी। अब पीपी के बारे में जो है आपको सेक्शन नंबर 18 नए सीआरपीसी में, पुराने में 24 में। एपीपी के बारे में जो है सेक्शन नंबर कौन सा है 19 और पुराने वाले में है 25। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर हो गई बात, नहीं हुई बताओ। अब पीपी की जरूरत तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पड़ती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनको सबको ही पीपी की जरूरत पड़ती है, एपीपी की भी जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू क्लास ऑफ द केस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द केस, वो क्या कर सकते हैं, इन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में सेक्शन नंबर 24 कहता है। देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 8 निकाल लीजिए अपने पास, 24 या 18 कोई सा भी निकाल लीजिए। देखो क्या लिखा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। कह रहा है फॉर एवरी हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके अंदर भी पीपी ही बैठते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही क्रिमिनल केस को कंडक्ट करवाते हैं। तो उसके लिए लिख रहा है कि हर एक हाई कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शेल आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के कंसल्ट के बाद, कि हाई कोर्ट ही तो बता पाएगा ना कि कितने केस हैं और कितने वकीलों की जरूरत है हमारे यहाँ पर और कितने कोर्ट बैठे हैं। भाई कोर्ट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना कि जितना कोर्ट उतने केस। तो उसी हिसाब से क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही अपॉइंट करेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को कि कितने वकीलों की हमें यहाँ पर जरूरत है। आगे क्या लिखा है, मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा सकता है, और वो भी वन और मोर। आगे देखिए क्या लिखा है, फॉर द कंडक्टिंग इन सच कोर्ट, और किसके लिए, ऐसे कोर्ट में, सच कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट से, क्योंकि ऊपर हाई कोर्ट के पर्पस के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं ना। तो कह रहा है कि हाई कोर्ट में अपॉइंट होने के लिए, ऐसे कोर्ट में केस को कंडक्ट कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए उस प्रोसीडिंग को, तो उस पर्पस के लिए, तो एनी प्रोसिक्यूशन और अपील अदर प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। और वो केस किस बिहाफ पे लिया जा रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर या स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर उस केस को लेती है। अब आपने कभी देखा हो, कभी क्रिमिनल केस को पढ़ा हो, तो आप कैसे पढ़ते हो उसे, जब भी क्रिमिनल केसेस आते हैं तो पता है कैसे आते हैं, वहां पर लिखा आता है, देखो, जैसे कि केहर सिंह वर्सेस स्टेट, लिखा था कि नहीं आता, या केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बोलो आया ना। यस सर। इसका क्या मतलब होता है कि स्टेट ने इसके खिलाफ केस किया है, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ केस किया है, ये मतलब हुआ ना इसका। यस सर। तो इसलिए ऐसा होता है। जबकि आप जब सिविल केसेस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस पढ़ोगे तो कैसे पढ़ते हो, वहां पर कैसे लिखा आता है, नरेश वर्सेस श्याम सिंह, बोलो हाँ ऐसा आता है कि नहीं आता, या किसी कंपनी का नाम लिखा आता है, लेकिन वहां पर क्या स्टेट लिखा आता है क्या। हाँ, अगर स्टेट के खिलाफ करा होगा सिविल केस तो वैसे स्टेट लिखा आएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। यस सर। आगे देखिए, अब एक और इसमें प्रोवाइजो ऐड हुआ है आपके नए सीआरपीसी में। पहले पुराने में नहीं है, ये सेक्शन नंबर 18 का क्लॉज 1 जो है,
जो आपका 24 पढ़ रहे हो, जो 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 जिन्होंने 24 को निकाल रखा है, उनके पास ये प्रोवाइजो नहीं मिलेगा। ये 18 के क्लॉज 1 के साथ जुड़ा हुआ प्रोवाइजो है। देखिए मैं पढ़ देता हूं। प्रोवाइडेड दैट फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अब आपको पता है ना अपने भारत की जो राजधानी है वो क्या है, न्यू बोलो। दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो उसी के बारे में कह रहा है कि अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, टेरिटरी मतलब क्षेत्र से है, तो उस नेशनल कैपिटल के बारे में कह रहा है कि उसके लिए अगर अपॉइंट करना है कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो केवल, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी भी है, क्या है वो, दिल्ली कोई स्टेट है क्या, बोलो, दिल्ली क्या है, क्या स्टेट के अंदर काउंट करते हैं क्या अपन उसे, नो यूटी। सर। यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस की वजह से वहां पर क्या है, विधानसभा है, जबकि यूटी के अंदर विधानसभा नहीं होती। उसको कौन चलाते हैं, यूटी को हमेशा कौन चलाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन चलाते हैं, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट गवर्नर। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका अपॉइंट किया गया होता है, बोलो, अरे बोलो, लेफ्टिनेंट गवर्नर। गवर्नर नहीं पता किसको, कौन अपॉइंट करता गवर्नर को, किसके रिप्रेजेंट, प्रेसिडेंट। हाँ गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के अपॉइंट किए हुए होते हैं। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट लेवल पर बात हो गई। तो ये क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये व्यक्ति। मतलब यूटी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। जबकि यहां पर स्टेट स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो आपने अभी कभी देखा हो तो एक हमारे केजरीवाल जी हैं और दूसरा एलजी, उनके बीच में ज्यादातर लड़ाइयां चलती रहती हैं। सुनिए कि ये बात, अगर आप न्यूज को देखते हो तो वहां पर केजरीवाल मुख्यमंत्री जो है और वहां का जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है। एक मीम भी चला था केजरीवाल को लेकर के, जब वो अपनी विधानसभा में दिल्ली में कह रहा था, कौन है एलजी, कहां से आया ये एलजी, हमारे सर पे बैठ गया ये एलजी। तो ऐसे करके मीम चला था काफी दिन तक। सुना है कि नहीं सुना है इसके बारे में। यस सर। तो वही चीज यहाँ पर है, एलजी का काम होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब ये नेशनल कैपिटल है तो यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो है तो दिल्ली की, लेकिन वहां पर अपॉइंट कौन करेगी, राज्य सरकार को ये अनुमति नहीं दी गई। ये किसको दिया गया है काम, तो कह रहे हैं इसको अपॉइंट करने का काम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसलिए इस तरीके से इसमें जोड़ दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। क्योंकि अब ये क्यों लिखा, क्योंकि पहले ऐसी जरूरत नहीं थी इसे लिखने की। आपने सुना हो तो अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट लेके आई थी। पहले उसके लिए नियम कायदे कानून नहीं थे, लेकिन अब जो है दिल्ली के लिए दिल्ली क्या है, कैपिटल है, तो उस हिसाब से क्या किया गया है, एक एक्ट लेके आया गया है। कुछ 4-5 महीने हुए हैं उसे लाए हुए। तो उसी एक्ट की वजह से इसके अंदर इसको जोड़ दिया गया है। क्लियर हो गई कि नहीं हुई बात, बताओ। आगे देखो क्लॉज 2, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। यहां पर देखो एक और चीज, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म कर दिया किसी व्यक्ति ने, या कोई और चीज हो गई। अब जरूर थोड़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी दिल्ली में ही होगी सारी की सारी, वो तो डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, किसी लोकल एरिया में भी हो सकती है। तो वहां पर अगर कोई केस करना होगा तो कैसे केस करोगे, तो उसके लिए भी कह रहा है कि वहां पर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्लॉज 2 ये कहता है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास तो ये पावर है ही,
आपने देखा ही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपनी जगह पर ऐसे एडिशनल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करती रहती है डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो देखो हाई कोर्ट की बात हो रही थी, अब किसकी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट में भी ये अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, वो एक जगह अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मतलब सपोज करो किसी पर्टिकुलर ये डिस्ट्रिक्ट है आपकी, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आपने पीपी और एडिशनल पीपी अपॉइंट कर रखे हैं, लेकिन यहां पर आपको लग रहा है नंबर ऑफ केसेस कम है, लेकिन एक ये वाली स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और इसमें लग रहा है कि यार पीपी एपीपी कम पड़ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर सकती है, गवर्नमेंट वहां पर इन्हीं लोगों को यहां से उठा करके और अपॉइंट कहा कर सकती है, इस जगह का भी काम सौंप सकती है। कह रहे तुम्हारे पास फ्री बैठे हो ना, यहाँ पे सैलरी तो मिल रही है ना तुम्हें, तो ऐसा करो यहाँ पे बैठो, काम करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर केस नहीं है तो क्या है, यहाँ पर तो है केस, करो केस, निपटाओ। क्लियर हो गई बात? बोलो, यस समझ सर। में आ रहा है ना, समझ में क्या कह रहा हूं मैं? आगे देखिए क्लॉज 4, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, एक जगह बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, दूसरे में बताया था स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, और ये हाई कोर्ट में कर सकती थी, ये भी हाई कोर्ट में भी कर सकती थी। अब आ गई डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। देखिए क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना चाहता है सेशन कोर्ट के लिए। देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं ना सेशन कोर्ट, आपके बताया था ना, तो अब कोर्ट ऑफ सेशन में भी पीपी अपॉइंट होते हैं, तो पीपी एडिशनल पीपी उनको अपॉइंट करने की बात हो रही है। तो क्या लिखा है उसके लिए, देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज से कंसल्ट करेगा, पूछेगा कि साहब कितने पीपी की जरूरत है, कितने चाहिए, कितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से सेशन जज बता देगा कि फिलहाल के लिए 50, 100, 150 जितने चाहिए वो बता देगा। और जितने अपॉइंट हैं उनके अलावा कहेगा कि भाई 2-4 की जरूरत है क्योंकि पहले से ही हमारे पास है, तो फिर उस हिसाब से। तो देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर पैनल ऑफ नेम्स ऑफ पर्संस। तो फिर क्या करेगा, डीएम एक पैनल बनाएगा, पैनल का मतलब है एक लिस्ट बनाएगा कि उसके अंदर कौन कौन पीपी बन सकते हैं, ठीक है, और अपना ओपिनियन दे करके जो भी फिट लगेगा उनमें से एक लिस्ट बना दी, उनमें से जो अब लगेगा उसे उस हिसाब से क्या करेगा, उनमें से एक व्यक्ति को पीपी और एडिशनल पीपी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए जा सकते हैं। अब वो 2 बनाए 4 बनाए उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई कि नहीं हुई बात, बताओ, बोलो। यस सर। आगे देखो क्लॉज 5, आगे इस क्लॉज 5 में भी एक बात लिखी हुई है, कह रहा है कि अब यहां पर एक शब्द लिखा था, अंडरलाइन करो उसे, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल अ प्रिपेयर, क्लॉज 4 में लिखी हुई है बात, शैल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स ऑफ अ पर्सन। पैनल को अंडरलाइन कर लो यहां पर, शैल, शैल का मतलब है कि बनाना ही पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एक पैनल बनाना पड़ेगा, उन्हीं में से ही एक लिस्ट होगी, उन्हीं में से ही नंबर ऑफ पर्सन चुने जाएंगे कि पीपी और एपीपी के लिए, एडिशनल पीपी के लिए। अब ये बात तो हो गई एक क्लॉज 4 की, अब क्लॉज 5 पढ़ो, उसको समझ में आना चाहिए। नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपॉइंट नहीं किया जा सकता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद अपॉइंट नहीं कर सकती किसी व्यक्ति को। अभी तो आपने क्या पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन करेगी तो कहां से करेगी, तो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाया तो था पैनल, उसी में से ही कर लेगी अगर चाहेगी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी मेहनत करी है इतनी पैनल बनाने में, उसमें लिस्ट लिखी है, तो उन्हीं में से एलिजिबल पर्सन को निकाल ले और पीपी बना ले। तो कह रहा है वैसे खुद तो नहीं बना सकता अपनी तरफ से, अगर बनाना है तो पैनल में से बना ले। क्लियर हुई या नहीं हुई बात, बोलिए। हाँ दिशा जी, अनुष्का जी, समझ में आया कुछ? जी सर। यस सर। अब कुछ और भी बात लिखी हुई है, क्लॉज 6 देखिए इसका, ये कुछ और ही बात कह रहा है। यहां पर लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, इसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ते हो आप, क्या बोलते हैं इसे, नॉन
ऑब्स्टेंटे क्लॉज, लिख लो इसे। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का मतलब होता है सुप्रीम क्लॉज। आपके आरजीएस के सब्जेक्ट में आता है एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, नाम सुना है इसका? किसी कानून को कैसे पढ़ा जाता है, आपके सब्जेक्ट में भी होगा शायद ये एलएलबी में। किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए किस तरीके से किसी बेयर एक्ट को बनाया जाता है, सरकार कैसे बेयर एक्ट बनाती है, किस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, वो जो पढ़ाई की जाती है, कैसे लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, वो जो सारा सिस्टम आता है, वो कहां से पढ़ते हो आप? उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये एक आपका सब्जेक्ट है। इसमें आप पढ़ते हो इंटरनल एड्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल एड्स क्या होती हैं, कहाँ से कौन सी पावर आती है, किसको क्या बोला जाता है, मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पढ़ने को मिलती हैं। तो उसी के अंदर एक प्रिंसिपल है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का। ये जो नॉट स्टैंडिंग लिखा होता है जहां पर, उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के लैंग्वेज में नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज कहा जाता है। इसे सुप्रीम क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे सुप्रीम क्लॉज क्यों कहते हैं उसके बारे में समझ लो। क्योंकि ये कहता है कि जहां पर ये शब्द लिखा जाए नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो बात लिखी गई है वो सबसे पहले मान्य होगी, और चाहे कहीं पर कोई बात लिखी हो उसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? कि सबसे पहले जहां पर ये बात लिखी हुई है वो प्रिवेल करेगी, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी बाद में होंगी सारी बातें। अब क्या बात लिखी हुई है उसको देख लो। notwithstanding anything contained anything in subsection number 5। अभी सबसेक्शन नंबर 5 में क्या पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट पीपी और एडिशनल पीपी कहां से बनाएगी? जो डीएम ने पैनल बनाया होगा उसी में से बनाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि सबसेक्शन नंबर 5 में कुछ भी दे रखा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कहां से बनाएगी फिर? और कोई भी जगह है क्या इनके पास बनाने के लिए? तो कह रहा है कि वेयर इन अ स्टेट, अगर स्टेट के अंदर पहले से ही कोई रेगुलर कैडर बना हुआ है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनल बनाने से पहले ही रेगुलर कैडर बना हुआ है वहां पर, तो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना बना रहा है और स्टेट ने अपना पहले ही रेगुलर कैडर बना रखा है। तो जब रेगुलर कैडर ऑलरेडी बना हुआ है तो सबसे पहले वहीं से अपॉइंट कर लेगी ना वो पीपी और एपीपी, एडिशनल पीपी। तो उसे जरूरत ही क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनल को छेड़ने की? इसलिए ऐसा लिखा है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर स्टेट का पहले से ही अगर कोई रेगुलर कैडर बना हुआ, अंडरलाइन कीजिए रेगुलर कैडर को, अंडरलाइन कीजिए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। तो इसलिए लिखा है देखो, स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ओनली फ्रॉम अमंग द पर्सन कंसल्टिंग सच कैडर। अब देखो दोनों में बिल्कुल विरोधाभास हो गया ना। अभी ऊपर पढ़ा क्लॉज 5 में कि केवल स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी पीपी को एडिशनल पीपी को अपॉइंट करना चाहती है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही पैनल से अपॉइंट करेगी। लेकिन क्लॉज 5 जो है 6 जो है उसने कुछ और ही बात कह दी। वो कह रहा है कि जो स्टेट का पहले से ही है तो उसी में से अपॉइंट कर ले। अब दोनों में विरोधाभास हो गया, इनकंसिस्टेंट बात हो गई। लेकिन उसके लिए क्या जोड़ा इन्होंने? सुप्रीम क्लॉज, जैसे मैंने कहा नॉन ऑब्स्टेंटे। तो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पैनल में कितनी कोई बढ़िया बात लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो फिर किसको उठाएगी? पहले स्टेट को। अब सपोज करो स्टेट पैनल तो उठा लिया हमने, स्टेट का कैडर, और उसमें एपीपी और पीपी जो एडिशनल पीपी बनाने थे हमें, उसमें कोई इतना योग्य व्यक्ति ही नहीं मिला हमें पैनल में से, तो फिर क्या करेगी बताओ? स्टेट का एग्जिस्टिंग कैडर बना हुआ था, उसमें नंबर ऑफ लिस्ट में नंबर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, कौन कौन व्यक्ति पीपी बनने लायक है, लेकिन उनमें से हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसे हम बना सके। तो फिर क्या करेगी आगे गवर्नमेंट? और गवर्नमेंट अगर को बना, डीएम ने बनाई है सर उससे चूज करेगी। बिल्कुल। तो डीएम के द्वारा जो कैडर पैनल बनाया गया था ना उसकी लिस्ट को छांट लेगी, उसी के बारे में लिखा हुआ है आपके प्रोवाइजो में। सेक्शन नंबर 24 का क्लॉज 6 का प्रोवाइजो यही बात कहता है। मतलब सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनल को। क्लियर हो गई बात? बोलिए, समझ में आया नहीं आया? बोलिए। यस सर, यस सर।
हाँ, अनुष्का जी, दिशा जी, सिमरन जी, अरुण जी, यस सर, यस सर। क्लियर हो रही है ना बात? Yes, sir. Yes. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, इसलिए इसे ध्यान रखो। अब यहाँ पर देखो, रेगुलर कैडर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर क्या होता है। बहुत सिंपल है, कैडर में जो मैंने बताया एक लिस्ट होती है, उसके अंदर जो नाम लिखे होते हैं पीपी एपीपी की, तो उसी के बारे में ये कह रहा है। ठीक है, तो उसमें इन डिटेल ये सारी बातें लिखी होती हैं, उसे रेगुलर कैडर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा गया है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर किसको कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए सबसेक्शन नंबर 7 पर। सबसेक्शन नंबर 7 क्या होता है, तो सबसेक्शन नंबर 7 जो है ना, ये पीपी और एडिशनल पीपी की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। क्या बता जा रहा है, बगल में लिख लीजिए क्वालिफिकेशन इसके। सबसेक्शन नंबर 7 जो है वो क्वालिफिकेशन की बात करता है, पीपी और एडिशनल पीपी। कह रहा है कि लिस्ट तो तैयार कर ली, उसमें नाम तो लिख दिए, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होगी इनकी अपॉइंट करने के लिए। तो कह रहा है पीपी और एडिशनल पीपी के लिए कम से कम उनकी एलिजिबिलिटी के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। मतलब उनको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए हो, 7 साल। अगर 7 साल उनको प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, तो उस केस में वो पीपी और एडिशनल पीपी के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं। क्लियर हुई या नहीं हुई बात, बताओ, बताइए। यस सर। तो अंडरलाइन कर लेना वहां पर 7 इयर्स। ठीक है, अब ये कौन सा पीपी और एडिशनल पीपी होगा, तो ध्यान रखना, ये कोई भी पीपी और एडिशनल पीपी के तौर पर नियुक्त किए जाएं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त कर रही हो हाई कोर्ट के लिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के लिए, या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, जहां पर भी जो भी अपॉइंट होना है, जो पीपी या एडिशनल पीपी बनना चाहता है, तो वो ध्यान रखना उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होगा एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए, तभी वो एडिशनल पीपी या पीपी बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 8। सबसेक्शन नंबर 8 में भी इसी तरीके की बात लिख रखी है, लेकिन यहां पर पीपी और एडिशनल पीपी की बात नहीं करता, ये किसकी बात करता है, एसपीपी, इसकी बात कर रहा है, एसपीपी की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लिखते जाना साथ साथ, क्या लिखा हुआ है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहें किसी व्यक्ति को क्या नियुक्त करना, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो पैनल तो पहले से बने हुए हैं ना इनके पास, तो अगर करना चाहते तो कर सकते हैं क्या, कह रहा है बिल्कुल कर सकते हैं। हाई कोर्ट के लिए चाहे तो हाई कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहां पर मन करे वहां। तो उस केस में क्या करेंगे, ये इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, तो इसकी क्वालिफिकेशन है 10 साल। मतलब इस व्यक्ति को कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, उस व्यक्ति को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है। लेकिन सिमरन जी, मेरा आपसे ये सवाल है, बताइए पॉक्सो एक्ट में एसपीपी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की गई है क्या? Yes, sir. कितने साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है वहां पर? यहां पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात की है तो कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, 10 ईयर। लेकिन पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग कितना चाहिए एसपीपी को अपॉइंट करने के लिए? 7 साल। ध्यान रखना 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। तो कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, डिफरेंस समझना। एसपीपी सीआरपीसी में तो 10 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन पॉक्सो में एसपीपी के लिए केवल 7 साल। अब ये देखो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सबसेक्शन नंबर 9 देखो, ये एक प्रोवाइजो और लिख रहा है यहां पर, इसे देख लो। जैसे कि अगर आप सपोज करो, आप चाहते हो कि भाई आपकी तरफ से कोई वकील असिस्ट करना चाहे
आप अपनी चॉइस से किसी वकील को चुनना चाहते हो तो क्या आप चुन सकते हो क्या अपने हिसाब से? जैसे अभी अरुण जी कह रहे थे ना कि भाई मैं हम अगर चाहें तो पैसे पैसे हमारे पास अच्छे हैं, बढ़िया अच्छी कमाई है हमारी, तो हम किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या किसी वकील को अपने लिए अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही बता रखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही केस को कंडक्ट करता है और वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही होगा। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से किसी वकील को खड़ा करना चाहते हो तो वो प्रोसिक्यूटर की मदद जरूर कर सकता है। क्या कर सकता है? हेल्प जरूर कर सकता है। तो वो आपके पास एक चॉइस दे रखी है, तो आप कोर्ट से परमिशन ले लो। तो इसके बारे में प्रोवाइजो में लिखा हुआ है सब सेक्शन नंबर 8 में। क्लियर हो गई बात? लेकिन सबसेक्शन नंबर 9 बहुत बड़ी बात कहता है। सबसेक्शन नंबर 9 को खोल के देखो क्या लिखा है उसमें। वहां पर आपको एक बात समझ में आएगी। सपोज करो ये हमारा एक्ट तो पुराना जो एक्ट है वो 1973 में बना है। कब का बना है? 1973। और अब जो नया एक्ट बना है वो 2023 में बना है। तो आप किसी व्यक्ति की प्रैक्टिस को कब से काउंट करोगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन वकील तो पहले भी होते थे भाई। 1973 में आपका, 1973 में आपकी पुरानी सीआरपीसी थी और नई सीआरपीसी जो है वो 2023 में बन के आई है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि प्रैक्टिस को काउंट कब से करोगे? वकील तो आज से है क्या? जब हमारे यहाँ पर 1898 की सीआरपीसी चलती थी, कौन सी, 1898 की सीआरपीसी चलती थी, वकील तो हमारे वहां पे तब भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वकील थे कि नहीं थे? प्रधानमंत्री थे ना हमारे, वकील भी थे वो। ऐसे ही जो आपके महात्मा गांधी जी हैं वो कौन थे? बताओ। बैरिस्टर। वो भी बैरिस्टर थे। अब मेरी ये बात समझो, राम जेठमलानी के बारे में भी सुना है क्या आपने? जी सर। यस सबसे सर। पहला व्यक्ति, सबसे कम उम्र का व्यक्ति था जिसने 17 साल की उम्र में ही डिग्री प्राप्त कर ली थी एलएलबी की। तो अब ये बताओ, उसने तो 1947 में ही डिग्री प्राप्त कर ली। तो क्या वो वकील आज के लिए पीपी बन सकता है, ईपीपी बन सकता है क्या? यस सर। तो ये कह रहा है कि एक्सपीरियंस कब से काउंट किया जाएगा। तो कह रहा है कि अगर वो सीआरपीसी के पहले भी, सीआरपीसी के बाद भी कभी भी प्रैक्टिस करता हुआ मिला है तो वो नंबर काउंट होते जाएंगे। इसका मतलब नहीं है कि नहीं सीआरपीसी आ गई तो इससे काउंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यही बात सब सेक्शन नंबर 9 समझाता आपको। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? जी बताइए। सर। बस उसने उस पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रैक्टिस करी हो, है ना, जब से वो एनरोल हो गया है उस टाइम से। फिर वहीं से ही उसकी कैलकुलेशन काउंट हो जाएगी 7 साल सेक्शन नंबर 7 के लिए पीपी बनने के लिए, एडिशनल पीपी बनने के लिए, और एसपीपी बनने के लिए सब सेक्शन नंबर 8 में। तो ये आपका सेक्शन नंबर 24 और नई सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गई बात? बताइए। जी सर। आप चाहो तो एक केस लिखिए फटाफट से। जाहिरा, लिखिए, जाहिरा हबीबुल्ला, जाहिरा हबीबुल्ला एच, एच का मतलब ये है एच, फिर डॉट लगा देना। जाहिरा हबीबुल्ला एच शेख, शेख वो जो मॉमडन्स होते हैं ना उनके लिए है ये, शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। देखिए, इस केस में बताया गया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका काम ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को सजा ही दिलवाने का काम है उसका, क्योंकि लोग नेगेटिव क्या समझते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका केस करवाने का यही होता है कि विक्टिम को न्याय दिलवाए।
लेकिन न्याय दिलवाने का चक्कर ये थोड़ी ना है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं उसे भी सजा दिलवा दे। क्या पता विक्टिम जो है वो कोई गलत इल्जाम लगा रहा हो दूसरे पार्टी पे। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो वहां पर कहा है कि फेयरली अपने केस को प्रेजेंट करे हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर। ठीक है। तो वो काम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, ना कि किसी व्यक्ति को ये कमिट कर ले कि मैं तो कन्विक्शन करवा के ही रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। ये बात जाहिरा हबीबुल्ला एच शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में 2004 में की गई थी। क्लियर हो गई बात? बताइए। केस लिख लिया क्या आपने? जी सर। चलिए, आज के लिए क्लास यहीं ऊपर करते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।